हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर HPTET मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट सम चेंजेस विच वी सी अराउंड अस। हमारे आसपास हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे कि साइज का चेंज होना, शेप का चेंज होना या फिर स्टेट का चेंज होना। फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आप फ्रीजर से एक बर्फ का टुकड़ा निकालकर रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में वो बर्फ का टुकड़ा मेल्ट होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ जो फिजिकल स्टेट है उसी में चेंज आया है, सॉलिड से लिक्विड में। इस चेंज को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप उसी लिक्विड वाटर को फिर से फ्रीजर में रख देंगे तो वो थोड़ी ही देर में सॉलिडिफाई होकर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एक लकड़ी के टुकड़े को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप लकड़ी के टुकड़े को कट करते हैं तो उसमें भी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और वो भी एक तरह का फिजिकल चेंज ही है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसके शेप एंड साइज में चेंज आता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज ही है। ऑन द अदर हैंड, केमिकल चेंज का मतलब है एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, और ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जहां पर जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसे आप वापस इनिशियल सब्सटेंसेस जिससे कि मिलकर वो बना है उनमें चेंज नहीं कर सकते हैं। सो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन नहीं होती है और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड। जिस लकड़ी को आपने दो टुकड़ों में डिवाइड किया था, अगर आप उस लकड़ी को बर्न कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आप देखेंगे कि वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो ऐश और कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आप उस ऐश से दोबारा से लकड़ी के टुकड़े को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है और यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है जिसमें न्यू प्रोडक्ट दैट इज ऐश एंड जो गैसेस हैं वो फॉर्म हुई हैं। जो ये केमिकल चेंजेस हैं इन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है वो एक तरह का केमिकल चेंज है जिसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और इन न्यू सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मींस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ न्यू प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है, बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। इन दोनों के बीच में हम एक एरो लगाते हैं और ये एरो जो है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ हियर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या आप कह सकते हैं कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पर हमें एक रिएक्टिंग स्पीशीज मींस ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल चेंज हो रहा है उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे कि इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों में केमिकल चेंज आ रहा है तो इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। प्रोडक्ट जो भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है जो कि एक नया सब्सटेंस है, इसीलिए इसे हम
प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है जिंक मेटल जो कि रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये एक वर्ड इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट्स एंड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर द प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनमें से भी कोई एक कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। मतलब इन एडिशन टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। सो क्या क्या हो सकता है? स्टेट में चेंज आ सकता है, मीन्स जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हो सकता है कि वहां पर उसकी स्टेट भी चेंज हो जाए। मीन हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो हो सकता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो हमें गैसियस स्टेट में मिले। चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल सकती है, जैसे कि अभी हमने पीछे ही इस रिएक्शन में देखा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है, ये हमें गैस की एवोल्यूशन देखने को मिल सकती है। देन चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन है वहां से हमें जो है टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। देन प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकती है। प्रेसिपिटेशन मीन्स कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है या इनसॉल्युबल सब्सटेंस कह लो, जो कि वाटर या जो भी हमने सॉल्वेंट लिया है उसमें वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसीलिए वो एक पाउडर की फॉर्म में जो है अपीयर हो जाता है और हमें विजिबल हो जाता है। तो जिन भी रिएक्शन में ऐसा होता है उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कह देते हैं। ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। देन कोई साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम क्रैकर्स बर्न करते हैं तो क्रैकर्स की बर्निंग पे जो है साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो ये भी हो सकता है एक केमिकल चेंज में। देन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जब वो रिलीज होती है तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो शो करती है। देन हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इट इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। देन मिल्क से जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। देन जो हम फूड की कुकिंग करते हैं तो कुक्ड फूड जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, बिकॉज एक बार जब हमने फूड को कुक कर दिया तो वापस से हम उससे रॉ वेजिटेबल्स जो है वो नहीं बना सकते। देन जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है फूड की, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज जो भी फूड हम खाते हैं उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो हम उसको दोबारा से अनडाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देन रेस्पिरेशन is also a chemical reaction. Then rusting of iron is also a chemical reaction. आपने देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग में अगर कोई आयरन आर्टिकल्स हैं तो थोड़े ही टाइम में उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जो कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, आयरन आर्टिकल्स उस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं और और अपने ऊपर जो है एक रेडिश ब्राउन लेयर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, और इसी रेडिश ब्राउन लेयर को हम रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है बिकॉज यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, किसी भी तरह के फ्यूल की जो बर्निंग है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि जब हमने वुड को बर्न किया तो वुड को बर्न करने के बाद जो है हमें ऐश मिली और गैसेस रिलीज हुई, तो यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस आप अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? अभी हमने पीछे देखा कि जब हमने एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया वर्ड की फॉर्म में तो हमने उसे कहा वर्ड इक्वेशन। अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में तब उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इट मींस केमिकल इक्वेशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो भी यूज हुए हैं उनको जब हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा है एंड ऑक्सीजन का सिंबल लिखा है, और यहाँ पे जब ये कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पे भी हमने इसका सिंबल लिख दिया, इसको फॉर्मूला लिख दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुई सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में, यही हमारी केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने मैग्नीशियम को एक सिंगल एटम के फॉर्म में लिखा है और ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे डाई एटॉमिक फॉर्म में हमने लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, और मेटल्स जो है वो यहाँ पर नेचर में एग्जिस्ट करती हैं एज इन मोनो एटॉमिक फॉर्म, इसीलिए हमने इसको मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखा है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो एक गैस है और एक नॉन मेटल है, तो ये जो हमारी ये गैसेज होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी डाई एटॉमिक फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ये सिंगल फॉर्म में मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, इसीलिए हम इनको डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं इन केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ? अनबैलेंस्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो उनका जो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। मींस यहाँ पे आप देखेंगे तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एक ही एटम प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है, तो ये अनबैलेंस्ड है। और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसे हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं क्योंकि जब भी हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो हमें उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है। अब ये क्यों जरूरी है बैलेंसिंग? बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए जो एक टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का बिफोर द केमिकल रिएक्शन वो इक्वल होगा टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इन्हें बैलेंस करना जरूरी है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन होती है कि अ केमिकल इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है ऑक्सीजन को। तो जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसके 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो जब हम इसको प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करेंगे तो हम इस पूरे कंपाउंड के आगे 2 लिख देंगे। ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम एक कंपाउंड को बैलेंस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कभी भी इसके यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन के। जब भी हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है हमें इसके पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जब 2 लगा देंगे इस पूरे कंपाउंड के आगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन को तो बैलेंस हो गया बट मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसीलिए हमें रिएक्टेंट साइड पे भी मैग्नीशियम के आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगी पूरी की पूरी इक्वेशन। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के इन द रिएक्टेंट्स वो इक्वल हैं टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड। नाउ हम एक एग्जांपल लेंगे और उसे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि एक स्केलेटल इक्वेशन है जहाँ पे एक Fe आयरन मेटल जो है वो रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ एंड फाइनली हमें यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिल रहा है एंड हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है उनको हम लिख देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एक है Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन हम नंबर ऑफ एटम्स लेंगे इन द रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो लिखेंगे। देन नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड पे जो है वो लिखेंगे।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में Fe 1 है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास Fe 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 है एंड प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देन ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे 4 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है, इट मींस हमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अगर हम इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 4 जो है वो वाटर के आगे लगा दिया है, तो इससे जो है हमारे पास ऑक्सीजन तो 4 हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बट आप यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 2 8 हो गया रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्टेंट साइड पे तो है 4 × 2 8, तो हम प्रोडक्ट साइड पे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 4 से, ताकि ये 4 × 2 = 8 जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे हमने 4 जो है वो लिख दिया इसको बैलेंस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब हम Fe एटम को देखेंगे। Fe यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, Fe को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड पे, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 3 Fe आ गया, 4 वाटर, Fe3O4 प्लस 4H2, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि कहीं एक एटम को बैलेंस करने, एक एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में कहीं हमने दूसरे को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। तो वही हम इसको देखेंगे। यहाँ पे 3 एटम्स हैं Fe के, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 3 ही है। यहाँ पे 4 × 2 8 एटम्स है हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी 8 है हाइड्रोजन के एटम्स। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब हम जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इनमें से ये सिंबल और साइंस जो है वो यूज कर सकते हैं, ताकि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है एक केमिकल इक्वेशन को देख के मिल सके कि एक्चुअल इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है। अगर जो स्टेट है वो सॉलिड है, अगर जो भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं या कंपाउंड्स लिए हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसके आगे जो है विद इन द ब्रैकेट स्मॉल s लिख देंगे। लिक्विड स्टेट में है तो हम स्मॉल l लिख देंगे। गैसियस स्टेट में है तो स्मॉल g से डिनोट कर देंगे। और अगर हमने सॉल्यूशन बनाया है वाटर में, मींस हमने सॉल्वेंट जो है वो वाटर लिया है, तो हम उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A के उसे। अगर कोई गैस की एवोल्यूशन हो रही है केमिकल रिएक्शन में तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने पीछे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया था उसे हमने यहाँ पर मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया है यूजिंग दीज सिंबल्स। तो यहाँ पे Fe मेटल सॉलिड स्टेट में है तो हमने इसको विद इन द ब्रैकेट स्मॉल s लिख दिया। वाटर, यहाँ पे हमने वाटर वेपर्स लिए हैं, मतलब यहाँ पे जो Fe मेटल है वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट कर रही है, तो इसीलिए हमने इसको विद इन द ब्रैकेट G लिखा है। देन Fe3O4 दैट इज आयरन ऑक्साइड जो बन रहा है प्रोडक्ट में, तो वो सॉलिड स्टेट में है, तो इसीलिए हमने इसको विद इन द ब्रैकेट S लिखा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है तो हम इसको G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम यहाँ पर एक अपवर्ड एरो भी लगा सकते हैं। जो हमने अभी तक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, अब उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा है जो एक केमिकल चेंज है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो आपको पता है कि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट चेंज हो रही है मैटर की और यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इस वाटर में आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये सिर्फ एक मिक्सिंग है जो कि एक सिर्फ एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे आप देखोगे तो
यहाँ पे जब आप वाटर है उसकी आइडेंटिटी भी सेम रहेगी। अगर आप उस पानी को पीते हैं तो आपको सॉल्ट, नमकीन जो है वो पानी लगेगा, तो आपको सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा। तो सॉल्ट ने भी अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज की है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। देन मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी है कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो जो भी आपकी एलपीजी की कंबस्शन होती है वो एक केमिकल चेंज है। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, यहाँ पे ऐश का मतलब है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो किस कलर का होता है, तो उसका कलर होता है व्हाइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करना है और आपको यहाँ पे इस बैलेंस्ड इक्वेशन में ए, बी, सी एंड डी की वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे बेरियम Cl2 प्लस एल्यूमिनियम 2 SO4 थ्राइस रिएक्टेंट साइड पे हैं, हमें देखना है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारे पास SO4 थ्राइस है, यहाँ पे देखो ये कितना है 3 है। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ SO4 जो है वो टोटल हमारे पास 1 है, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे। तो जब इसके आगे यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेरियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे बेरियम 3 है, रिएक्टेंट में बेरियम कितने हैं, बेरियम रिएक्टेंट पे 1 है, तो हम इसके आगे भी 3 लगा देंगे, तो ये बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे क्लोरीन को, क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ पे आप देखोगे क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो सॉरी क्लोरीन यहाँ पे 2 और इसके आगे 3 है, 3 × 2 6 है और यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम को देखो तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और रिएक्टेंट साइड पे भी 2 है। तो आई होप ये सारी इक्वेशन जो है अभी बैलेंस हो चुकी है, तो इसके आगे जो है 1 ही आएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो ये राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। अगेन आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से केमिकल रिएक्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, तो ये एक फिजिकल चेंज है, यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये रॉन्ग है। देन कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, तो ये भी कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। देन लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, ये भी केमिकल चेंज नहीं है। देन हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर्स, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है एक केमिकल चेंज हो रहा है। जब भी आप कॉपर वायर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें जो है एक न्यू कंपाउंड मिलता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, तो इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर watching।